अमेरिका ने पॉलिसी शिफ्ट की और रूस ने एटॉमिक डॉक्ट्राइन ही बदल दी है। दुनिया एटमी जंग की तरफ, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ एक और कदम बढ़ चुकी है। प्यूटन की वार्निंग्स को सीरियस ना लेने के सीरियस नतायज सारी दुनिया को भुगतना होगा। पहली बार अमेरिका के 6 लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स रशियन मदरलैंड को हिट कर चुके हैं। बैटलफील्ड एडवांटेज रूस के पास है। सीज फायर का मतलब उसी की फतह होगा। जंग ये फैसला नहीं करती कि सही कौन था और गलत कौन। जंग सिर्फ ये फैसला करती है कि बाकी क्या बचेगा। पूरा बैटलफील्ड देखें तो डोनाल्ड ट्रंप रशियन शराइत पर जंग बंद करने की पोजीशन ही में नहीं है। आइंस्टाइन ने कहा था, तीसरी वर्ल्ड वॉर का तो मुझे नहीं पता किन हथियारों से लड़ी जाएगी, अलबत्ता चौथी आलमी जंग यकीनन डंडों और पत्थरों से लड़ना पड़ेगी। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल उड़ाइच। यूक्रेन रशिया जंग को शुरू हुए 1000 से ऊपर दिन हो चुके हैं। इस लंबी जंग में अब एक बहुत बड़ा शिफ्ट ये आया है कि यूक्रेन ने पहली मर्तबा अमेरिकन लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम एटैकम्स रशियन टारगेट्स के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। जबकि रशियन प्रेसिडेंट अमेरिकी और नेटो मिसाइल्स के इस्तेमाल पर जंग फैलाने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन यूक्रेन और अमेरिका ने इसकी कोई परवाह नहीं की। मंगल के रोज 19 नवंबर को यूक्रेन ने 6 एटैकम्स बैलिस्टिक मिसाइल्स रूस के साउथ रीजन पर ब्रियांस्क पर फायर किए। कीव के दावे के मुताबिक, यूक्रेन के दावे के मुताबिक, उन्होंने एक रशियन मिलिट्री वेयर हाउस असलहे के गोदाम को निशाना बनाया है। ये साथियों वो अटैक है जिसके बाद अब आप जंग को बढ़ता हुआ और बदकिस्मती से फैलता हुआ देखेंगे, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस पर खामोश हरगिज नहीं रहेंगे। वो पहले से जंग को ख़त्म होने के करीब देखते हुए, अपना बैटलफील्ड एडवांटेज देखते हुए हमलों में शिद्दत ला भी चुके हैं। उन्होंने सिर्फ 2 दिन पहले 17 नवंबर को यूक्रेन पर 2 साल में सबसे बड़ा अटैक लॉन्च किया था, जिसमें 200 मिसाइल्स और ड्रोन्स एक साथ यूक्रेनियन एनर्जी सेक्टर्स पर, उनके टारगेट्स पर फायर किए गए थे। ये मिसाइल्स नॉर्थ से साउथ तक कई टारगेट्स पर लॉन्च किए गए थे। रूस की साथियों इस जंग में स्ट्रेटजी यही रही है कि वो यूक्रेन के अवाम का कत्लेआम करने के बजाय उनके एनर्जी और मिलिट्री और इकोनॉमी सेक्टर्स को हिट कर रहा है, क्योंकि इसी से जंग का मकसद हासिल हो सकता है और हो रहा है, और यूक्रेन तेज़ी से अपने वसाइल खो रहा है। इससे फ़ायदा रशिया को ये होगा कि मुमकिन नेगोशिएशन में यूक्रेन मज़ीद कमज़ोर पोजीशन में चला जाएगा। 17 नवंबर के इस अटैक में भी रूस ने यूक्रेन की बड़ी एनर्जी कंपनी डीटेक को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया, बाकी नुकसानात के अलावा। यूक्रेन जो पहले ही बड़ी हद तक अंधेरे में डूब चुका था और कई दिन से उसके शहरों में बिजली ही नहीं आती, वो और मुश्किल में चला गया है, क्योंकि वो एक बहुत सर्द इलाका है, ठंडा इलाका है। और परेशानी की बात यह है कि मौसम सरमा आ चुका है और अगले 6 माह तक ये पूरी शिद्दत से मौजूद रहेगा। इस सब से साफ जाहिर है कि बैटलफील्ड एडवांटेज, जंग में जीत का पलड़ा रूस की तरफ झुका हुआ है, यूक्रेन की तरफ हरगिज नहीं। इसी पोजीशन को थोड़ा बेहतर करने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने फिर एक अहम स्ट्रेटजिक शिफ्ट लिया था, एक पॉलिसी शिफ्ट की थी। पॉलिसी शिफ्ट ये था कि 17 नवंबर से पहले तक अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी ख़ास तौर पर इस बात पर अमली तौर पर मुत्तफिक थे कि वो यूक्रेन को हैवी वेपन्स तो देंगे, लेकिन ये वेपन्स उसे सिर्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। रशिया के अंदर डीप स्ट्राइक्स के लिए ये हथियार नहीं दिए जाएंगे। अमेरिका और जर्मनी खुसूसन इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहे थे। मगर अब प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपनी सदारत के टिमटिमाते चिराग जैसे आखिरी दिनों में यूक्रेन को इजाज़त दे दी है कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स, जो अमेरिकन सिस्टम है एटॉकम्स, उसको रूस के अंदर हमलों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, जो कि आपने देख लिया कि उसने कर भी लिया मंगल के रोज़। फ्रांस पहले से ही जुलाई में ही अपने लॉन्ग रेंज स्कैल्प मिसाइल सिस्टम्स यूक्रेन में ट्रांसफ़र कर चुका है। कम तादाद में उसने ट्रांसफ़र किए हैं, लेकिन कर चुका है। वो पहले से इस बात का हामी था कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम को डिफेंस के बजाय ऑफेंस के लिए भी इस्तेमाल की इजाज़त दी जानी चाहिए, लेकिन जर्मनी और अमेरिका के ना मानने की वजह से वो भी खुली इजाज़त नहीं दे पा रहा था। तीसरा अहम इत्तेहादी जर्मनी इस हक में बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने 500 किलोमीटर तक मार करने वाले लॉन्ग रेंज टॉरस मिसाइल्स किसी सूरत यूक्रेन को देने पर भी तैयार नहीं था, बल्कि अब तक नहीं है। जर्मन चांसलर के मुताबिक वो रूस के अंदर अपने मिसाइलों से हमले करवा के जंग की आग को हवा नहीं देना चाहते। दूसरे अल्फाज में वो तीसरी वर्ल्ड वॉर के इम्कानात को कम से कम सतह पर रखना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने जुमे के दिन, फ्राइडे को 15 नवंबर को 2 साल के बाद पहली बार रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन किया और उनसे बात की। इसमें उन्होंने रूसी सदर से कहा कि वो जंग ख़त्म करने के लिए यूक्रेन के साथ बामानी मुज़ाकरात की तरफ आएँ।
साथ में उन्होंने दबाव बरकरार रखने के लिए ये भी कहा कि जर्मनी बाहर सूरत यूक्रेन के साथ तो खड़ा रहेगा। अब चूंकि जंग में बैटलफील्ड एडवांटेज रूस के पास है, तो इस वक्त किसी भी सीज फायर मुज़ाकरात की बात करना, कॉल करना, उसी की ज़्यादातर शराइत मानने के मुतरातफ होगा, जो कि उनको मानना भी पड़ेंगी। इसमें रूस एक वाज़े फाते बनकर ही निकलेगा। सो ऐसे में जर्मन चांसलर की कॉल पर यूक्रेनियन नाराज़ भी बहुत हुए, क्योंकि इससे तासुर फैल गया कि यूरोप की एक ताकतवर मिलिट्री पावर जर्मनी ने अपने इत्तेहादी यूक्रेन से पीछे हटना शुरू कर दिया है, दुश्मन से सीज फायर बातचीत शुरू कर दी है, हमारे से पूछे बगैर। लेकिन असल बात यह है कि जर्मन चांसलर पहले दिन से यूक्रेन की अंधी मदद के खिलाफ हैं और यूरोप को रूस के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पहले भी और अब भी धमकी दी है कि अगर मदरलैंड रशिया पर हमले के लिए अमेरिकी या दीगर नेटो ममालिक ने यूक्रेन की बड़ी मदद की, तो इसे नेटो का रूस पर हमला तस्वुर किया जाएगा, ऐलान जंग समझा जाएगा। याद रहे साथियों कि इससे पहले ऐसी सूरत में वो एटमी जंग की धमकी भी दे चुके हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि जैसे उनकी साबका धमकी को कि यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की कोशिश की गई तो जंग होगी, अमेरिका ने सीरियस नहीं लिया था, बिल्कुल उसी तरह अब भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की इजाज़त देते वक्त भी पुतिन की धमकी को सीरियस नहीं लिया गया। यही वजह है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम की इजाज़त के फौरी बाद रूसी सदर के करीबी हलकों से ये मैसेज आया था कि अगर रूस के अंदर अमेरिकी या फ्रेंच मिसाइलों से हमला हुआ तो वर्ल्ड वॉर भी छिड़ सकती है। ये वही धमकी है जो रूसी सदर ने दूसरे अल्फाज में दी कि यूरोप और अमेरिकी ममालिक को हमलावर तस्वुर करते हुए फिर हम जवाब देंगे। रूस के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा 4000 से ऊपर एटॉमिक वॉरहेड्स हैं और कोई नहीं चाहता कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जिसमें ऐसा फिर मुकाम आ जाए कि एक पावर को आखिरी हथियार के तौर पर एटॉमिक वेपन्स चलाना पड़ जाए। सो इस धमकी को सीरियस ना लेना, इस रशियन धमकी को सीरियस ना लेना एक नॉनसेंस बात है और वेस्टर्न पावर्स खुसूसन अमेरिका और फ्रांस की हुकूमतें ये गलती कर चुकी हैं। इसका शदीद तरीन रद्द अमल आ भी चुका है कि रूस ने अब अपनी एक अहम पॉलिसी तब्दील कर दी है और ये पॉलिसी है न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। जी हाँ, अब तक रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ये थी कि रूस उसी सूरत में एटमी हथियार इस्तेमाल करेगा अगर इसके न्यूक्लियर एसेट्स पर कोई दूसरी न्यूक्लियर पावर अटैक करेगी या फिर रशियन मदरलैंड की सॉवरेनिटी खतरे में पड़ेगी। मगर अब प्रेसिडेंट पुतिन ने नई पॉलिसी, नई डॉक्ट्राइन अप्रूव कर दी है। वो यूं कि अगर कोई नॉन स्टेट एटॉमिक पावर भी किसी एटॉमिक पावर के साथ मिलकर मदरलैंड रशिया की सिक्योरिटी को खतरे में डालेगी तो उसके खिलाफ भी एटमी हथियार इस्तेमाल हो सकता है। दुनिया एक खौफनाक जंग की तरफ एक और कदम उठा चुकी है। इसमें यूक्रेन की कमज़ोर हुकूमत और मुल्क सबसे पहले खतरे में होंगे। अब सवाल यह है कि नए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या इस इक्वेशन को, इस बैटलफील्ड इक्वेशन को और ये जो जंग का एक कदम आगे उठाया जा चुका है इसको तब्दील कर सकते हैं? क्या वो इस सारे मामले को रिवर्स कर सकेंगे, करेंगे, या ये मामला अब उनके बस में भी नहीं रहा? अभी देखते हैं। क्यूरियस फेलोज, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते और जीतने का अनऑफिशियल ऐलान हुआ, उस दिन यूक्रेन रशिया महाज पर लड़ने वाले फौजियों को भी ये खबर पहुंच गई। इसके बाद यूक्रेनियन सोल्जर्स और सिविलियंस के दरमियान कई किस्म के डार्क ह्यूमर्स, लतीफ़े वगैरह गर्दिश करने लगे। वो कहने लगे कि सामान की पैकिंग शुरू करो, 24 घंटों में जंग तो बंद होने वाली है। इस लतीफ़े के पीछे इसी साल जुलाई और नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप की वो बढ़ थी जिसमें वो बार बार कहते रहे थे कि अगर मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट बन गया तो 24 घंटों में, एक दिन में यूक्रेन रशिया जंग ख़त्म करवा सकता हूँ। अगरचे इसके जवाब में एक रशियन ऑफिशियल, यूएन रशियन ऑफिशियल ने तमज़न कह भी दिया था कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते ट्रंप। मगर डोनाल्ड ट्रंप मज़ीद रहे कि वो ये जादू कर सकते हैं। इस बारे में वो इतने पुरज़्म रहे कि उन्होंने ऑफिशियली इलेक्ट होने से पहले, चंद घंटे पहले, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर बात की, गुफ्तगू की और अपने एक सबसे बड़े फाइनेंशियल सपोर्टर इलॉन मस्क को भी साथ बिठाया। क्या बात हुई, इसकी तफसील इन दोनों ने बराह रास्त तो नहीं बताई, लेकिन ज़ेलेंस्की के बयानात से लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंद करने के लिए यूक्रेन की शराइत क्या हो सकती हैं, इस पर गुफ्तगू की। इस किस्म की गुफ्तगू की तस्दीक उनकी दूसरी कॉल से भी होती है जो करीब करीब उसी वक्त उन्होंने तुर्की प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान को की। अगर इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो समझा जा सकता है कि गालिबन उसी पुरानी अप्रैल वाली इस्तांबुल की नाकाम पीस डील की तफसीलात पर बात हुई होगी, जिसमें यूक्रेन और रूस के दरमियान तुर्की ने तकरीबन सीज फायर करवा भी दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप शायद वो शराइत समझना चाह रहे हैं। सो अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं और अगले साल 20 जनवरी में व्हाइट हाउस का चार्ज भी संभाल लेंगे,
तो वो अपनी पहली फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी यानी यूक्रेन रशिया जंग को ख़त्म करवाने के लिए क्या करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जंग खत्म करवाने या सीज फायर का एक तरीका तो सीधा सीधा ये है कि एक पार्टी को मजबूर कर दिया जाए कि वो हार मान ले, हथियार डाल ले, सरेंडर कर दे। जाहिर है जंग खत्म हो जाएगी, मगर ऐसा तो सिर्फ कमज़ोर पार्टी के साथ किया जा सकता है। इस कॉन्फ्लिक्ट में कमज़ोर पार्टी यूक्रेन है। अब हमारा नहीं ख्याल कि यूक्रेन को सरेंडर पर अमेरिका मजबूर कर सकता है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस बारे में कई बार वाजे कर चुके हैं कि वो कभी भी अपनी सरजमीन को रूसी कब्जे में छोड़ने पर तैयार नहीं होंगे। वो टेरिटोरियल कॉम्प्रोमाइज़ हरगिज़ नहीं करेंगे, ये वो कह चुके हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को मौजूदा बैटल लाइन्स पर, मौजूदा फ्रंट लाइन्स पर जहां दोनों फोर्सेस हैं, उन लाइन्स पर आसानी से सीज फायर के लिए कायल नहीं कर सकते यूक्रेन को। जंग बंद करने का ये तरीका इसीलिए हम एक तरफ रख देते हैं और अब आते हैं दूसरी सूरत हाल की तरफ। क्या रूस को, रशिया को नए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मजबूर कर सकते हैं या कायल कर सकते हैं कि वो मुज़ाकरात की तरफ आएँ और इस दौरान हमले बंद कर दिए जाएँ आरजी तौर पर? जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल कर सकते हैं और पुतिन कई बार कह भी चुके हैं कि अगर उन्हें 2 गारंटीज दी जाएं तो वो मुज़ाकरात पर आने के लिए तैयार हैं। पहली ये कि यूक्रेन को कभी नेटो का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। दूसरी ये कि जो हिस्सा रूस यूक्रेन का जीत चुका है वो वापस नहीं किया जाएगा, वो सरजमीन रशिया वापस नहीं लौटाएगा। यानी इन 2 शराइत पर रशियन प्रेसिडेंट मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और अमन के लिए तैयार हैं। अब ये दूसरी वाली वो सूरत हाल है जिस पर मुज़ाकरात का आगाज़ हो सकता है, लेकिन ये सूरत हाल हम जान चुके हैं कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को किसी सूरत कबूल नहीं। मतलब इसके लिए पहले मौजूदा यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की जगह किसी और सदर को लाना पड़ेगा, मतलब री इलेक्शन वगैरह या इस तरह का कोई ड्रामा रचाना पड़ेगा। वैसे भी बैटल फील्ड से जो खबरें यूक्रेनियन मीडिया की तरफ से भी आ रही हैं, उनमें तो लग रहा है कि अगर रूस यूक्रेनियंस को कोई अच्छी फेस सेविंग दे दे तो यूक्रेनियन आर्मी भी जंग बंदी पर तैयार हो जाएगी रफ्ता रफ्ता। इसका सबूत अभी एक यूक्रेनियन वॉर जर्नलिस्ट नतालिया की तरफ से भी सामने आया। ये यूक्रेनियन जर्नलिस्ट अपने सोल्जर्स के साथ फ्रंट लाइन पर कुछ वक्त गुजार कर आई हैं और बताती हैं कि लंबी जंग से यूक्रेनियन फौजी अब थक चुके हैं, मगर वो कहती हैं कि अभी ये फौजी पुतिन से डील करने के हक में बिल्कुल नहीं है। साथियों, इस खबर के इस दूसरे हिस्से को आप आसानी से नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि थकी हुई फौज जीते हुए दुश्मन के लीडर को तब्दील करने का मुतालबा नहीं कर सकती। सो ये गुस्से में कही हुई बात है, लेकिन असल बात यह है कि यूक्रेनियन स्टेट की रेजिस्टेंस फोर्स थक चुकी है और वो देख रही है कि अमेरिकी इलेक्शन के बाद एक नई दुनिया सामने है जिसकी नई हकीकतें हैं और इन्हीं के मुताबिक अब डील करना होगा, ताकि जो बचे हैं संग उन्हें समेट लिया जाए और किसी हद तक आबरूमंदाना शराइत पर इज़्ज़त सादात बचा ली जाए। इसका एक सबूत हमें और भी मिलता है जो BBC में छपने वाली खबर है, जिसमें यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने से जंग जल्द ख़त्म हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप भी यही कोशिश करेंगे और जर्मन चांसलर की रूसी सदर को फ़ोन कॉल और सीज़ फायर के लिए मुज़ाकरात की बात को भी आप ज़हन में रख लें। ये सारी खबरें एक बात बता रही हैं कि कम से कम 2 वेस्टर्न पावर्स चाहती हैं कि रूस यूक्रेन को अच्छी सी कोई फेस सेविंग देने पर गौर करे ताकि जंग बंदी की तरफ कदम बढ़ाए जा सके। साथ साथ वो ये तासुर भी देते जा रहे हैं कि अगर रूस नहीं मानता तो रूस याद रखे कि हम तो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। वैसे आपको एक बात बताएं दोस्तों, प्रेसिडेंट पुतिन ने 1000 दिन की लड़ाई में 16,000 पाबंदियों के बावजूद जिस तरह इस जंग को जीता है, उससे यूरोप और अमेरिका का अलायंस बहुत कमज़ोर हो गया है। प्रेसिडेंट पुतिन इस कमज़ोरी को एक्सप्लॉइट तो करेंगे, लेकिन याद रखें वो इसे ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। यानी वो यूक्रेन को कोई छोटी मोटी फेस सेविंग देने पर गौर करेंगे, जैसा कि नंबर 1 वो ये फेस सेविंग दे सकते हैं कि यूक्रेन को न्यूट्रल रहने के दावे पर सिक्योरिटी गारंटी दे दें। दूसरे नंबर पर वो क्रीमिया में और उन रीजन्स में जहां रूस का कब्जा हो चुका है वहां की यूक्रेनियन आबादी को खुसूसी राइट्स देने पर तैयार हो जाएं, या फिर इन इलाकों को रूस के अंदर ऑटोनोमस रीजन्स या नीम खुद मुख्तार इलाकों की हैसियत में मान लें। तीसरा कंसेशन वो ये भी दे सकते हैं कि यूक्रेन की जो तबाही हुई है इसकी रिकन्स्ट्रक्शन में अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार हो जाए। इस तरह की कुछ फेस सेविंग्स देकर वो अपने 1300 कैदियों को यूक्रेन के 6000 कैदियों के बदले में रिहा भी करवा सकते हैं। तो ये दोस्तों चंद फेस सेविंग्स मुमकिन हैं या इस तरह की कुछ और, जिन पर अगर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को कायल कर सकें तो सीज फायर जंग बंदी इन लाइन्स पर, आज की लाइन्स पर हो सकती है। ऐसी किसी भी सूरत में अगर ये होती है जंग बंदी, सीज फायर होता है, तो सिर्फ 2 लोग फाते होंगे।
ایک सदर प्यूटन कि उन्होंने अपने सारे वॉर एम्स, सारे जंगी मकासद हासिल कर लिए। पहला ये कि यूक्रेन नेटो का रुकन नहीं बना, दूसरा ये कि उन्होंने रशियन कौमियत की ज़्यादा आबादी वाले अच्छे खासे यूक्रेनियन हिस्से को रूस में शामिल कर लिया। दूसरे फातह डोनाल्ड ट्रंप होंगे कि उन्होंने अपने सबसे बड़े फॉरेन अफेयर वादे के मुताबिक जैसे तैसे यूक्रेन जंग खत्म करवा दी। लेकिन इस डील का असल नुकसान यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के बाद जिसको पहुंचेगा वो यूरोप होगा, यूरोप को ओवरऑल पहुंचेगा। जी हाँ, सोवियत रूस के टूटने के बाद 1991 के बाद ये पहली बार होगा कि रूसी फोर्सेस किसी मुल्क में दाखिल हुई और फातेह रहीं, जीत गईं। याद रखें दोस्तों, 80 की दहाई में 1980s में सोवियत रूस टूटा ही इसलिए था कि इसकी फोर्सेस को अमेरिका और इत्तेहादियों ने अफगानिस्तान में लंबे अरसे के लिए फंसा लिया था, जहां फिर 10 साल में इसका भुरकस निकल गया। मगर अब यूक्रेन की जंग किसी भी सूरत में खत्म कर दी जाए तो मॉडर्न रूस की ताकत यूरोप के ऊपर फिर से साबित हो चुकी होगी। ये तय हो चुका होगा कि नेटो पावर्स अपनी सारी तवानाई के साथ, सारी पावर के साथ और 4 लाख के करीब यूक्रेनियंस को हलाक और जख्मी करवाने के बाद भी रूस से 1 इंच ज़मीन वापस नहीं ले सके। करसूक का इंतहाई छोटा सा चंद किलोमीटर का रीजन जिस पर यूक्रेनियन फोर्सेस कब्जा जमाए बैठी हैं, वो किसी भी डील में बगैर किसी बड़े फायदे के वापस करना ही होगा, क्योंकि बैटलफील्ड एडवांटेज ह्यूजली रशियन फेवर में है, रूस के हक में है। अगर करसूक खाली नहीं यूक्रेन करता तो जंग बंद ही नहीं होगी। यूरोप और अमेरिका को मजीद कई 100 अरब डॉलर्स इस अंधे कुएं में फिर डालना होंगे और उसके बाद डील फिर उन्हीं लाइंस पर होगी जिस पर आज जंग है करीब करीब। ये सूरत हाल महंगाई की दलदल में गिरे हुए यूरोप, अमेरिका और हाउसिंग क्राइसिस में फंसे हुए कनाडा और बरतानिया के लिए बेहद मुश्किल है। मगर साथियों, इसके साथ एक और पैगाम भी दुनिया भर में जाएगा अगर ये डील होती है। क्यूरियस फेलोज, वो पैगाम ये है कि अब कोई अमरीकी इत्तेहादी, अमेरिकन एलाई सिर्फ उसी पर भरोसा करके नहीं बैठा रह सकता। जी हाँ, 2021 में अमेरिका अपनी इत्तेहादी अशरफ गनी की अफगान हुकूमत को तालिबान के रहमो करम पर छोड़कर भाग गया था, और अब इसके सिर्फ 3 साल बाद यूक्रेन को तमाम तर उम्मीदें दिलाने के बाद, पैसे खर्च करने के बाद यहाँ से भी भागने की तैयारी में है, और वो भी रूस की शराइत पर, जैसे वहाँ तालिबान की शराइत पर हुआ था। सो यूक्रेन में रशियन शराइत पर जंग बंदी का मतलब ताइवान, फिलिपाइन, इसराइल, साउथ कोरिया में ये लिया जाएगा कि जब तक छोटे मोटे ग्रुप्स उन पर अटैक करते हैं तो अमेरिका यकीनन साथ खड़ा है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी शायद हमेशा साथ रहे। लेकिन अगर किसी बड़ी ताकत ने अमेरिकन एलाई पर बड़ा हमला कर दिया तो पता नहीं कब तक अमेरिका खड़ा रहे और कब तक साथ दे, क्योंकि अमेरिका अपने वादों के मुताबिक साथ नहीं देता। अगले इलेक्शन में अपने वोटर्स के मूड पर फैसला करता है। अगर नए सदर को जंग से दूर रहने का वोट मिला तो वो किसी भी फेस सेविंग फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए जंग से निकल जाएगा। अफगानिस्तान में सारी दुनिया देख चुकी है कि अमेरिका ने अपनी इत्तेहादी अशरफ गनी हुकूमत को बहुत बड़े बड़े दावे करके यकीन दिलाया कि हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन तालिबान से जो उसके मुज़ाकरात हो रहे थे उनसे बाकायदा तौर पर उसे आगाह करना भी मुनासिब नहीं समझा और अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका चला गया। इसी तरह की बातें अब डोनाल्ड ट्रंप के फैनेटिक ख्यालात वाले वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी कर रहे हैं, यानी एक और यूक्रेन में अफगानिस्तान ही बनने जा रहा है। वो कई बार कह चुके हैं कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूक्रेन के साथ क्या होता है, यानी वो अमेरिकी सपोर्ट रोकने से हार जाता है रूस के मुकाबले में या जीता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जो 11 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर को मुंतखब किया है, कांग्रेसमैन माइक वॉल्ट्स को, वो भी पूरा साल यूक्रेन की मिलिट्री फंडिंग पर सवालात उठाते रहे हैं। वो इसे अमेरिकन इकोनॉमी पर बोझ कहते रहे हैं। ये और बाकी पूरी ट्रंप टीम तकरीबन यही समझती है कि यूक्रेन जंग एक बोझ है। सो लॉजिकल बात यह है कि ये ट्रंप टीम बगैर किसी लंबे चौड़े होमवर्क के जल्दी जल्दी ये जंग बंद करवाने की और अपने डोमेस्टिक इश्यूज पर आने की कोशिश करेगी, जो कि इमिग्रेशन, अबॉर्शन वगैरह हैं उन पर। लेकिन इस जल्दी जल्दी की डील में सबसे बड़ी रुकावट जो बनेंगे वो सदर ज़ेलेंस्की बनेंगे, क्योंकि वो कह चुके हैं कि हम अपने इलाके छोड़कर, रूस के हाथ में छोड़कर किसी भी सीज फायर को कबूल नहीं करेंगे। यानी वो मौजूदा फ्रंट लाइन्स को जूं का तूं रख कर जहाँ जहाँ जो फोर्सेस मौजूद हैं इसी को बॉर्डर मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ जगहों पर ऐसी खबरें छपी थीं कि ज़ेलेंस्की ने कुछ शराइत पर जोग्राफियाई तब्दीलियों को कबूल कर लिया है, मगर यूक्रेन के मरकज़ी अखबारात के मुताबिक उनका ऑफिस इससे इनकार कर रहा है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की मौजूदा बैटल लाइन्स पर जंग बंदी को मानने पर तैयार हैं। वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है। बाय द वे क्यूरियस फेलोज, ये बैटल लाइन्स जिनकी हम बात कर रहे हैं कहाँ हैं? हम नक्शे में देखते हैं।
یہ براؤن کلر کا حصہ جو ہے یہ روس ہے، یعنی اس کے جغرافیے کا کچھ پارٹ ہے جو میپ میں نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ اندر یوکرین میں جو سرخ ایریاز ہیں ان پر روس نے پچھلے 3 سال کے دوران فروری 2021 کے بعد سے قبضہ کر لیا ہے۔ اوپر سے نیچے آئیں تو لوہانسک، ڈونسک، زپریشیا اور خرسون جیسے بڑے ریجنز کے زیادہ تر حصے پر روس مضبوطی سے قبضہ جما چکا ہے۔ اس کے نیچے انتہائی جنوب میں ساؤتھ میں کریمیا کا علاقہ ہے جس پر روس نے 2014 میں 2014 میں قبضہ کر لیا تھا اور اب تک یہ قبضہ برقرار ہے۔ یہ کل ملا کر اب تک روس کے پاس یوکرین کا 18% رقبہ جغرافی آ چکی ہے۔ دوسری طرف آپ روس اور یوکرین کے بارڈر پر یہاں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ 27 کلومیٹر لمبائی اور چوڑائی کا وہ بہت مختصر ایریا ہے جس پر اسی سال اگست میں یوکرین نے ویسٹرن الائز کی مدد سے قبضہ کیا تھا، یعنی کورسک کا ایریا۔ یہاں یوکرین نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی ہے۔ 4 ماہ سے وہ یہاں موجود ہیں، لیکن ابھی تک انہیں رشین فورسز نے اٹیک کر کے ہٹانے کی کوشش نہیں کی، بڑا کاؤنٹر اٹیک نہیں ہوا۔ لیکن یہ اتنا چھوٹا اور غیر اہم ایریا ہے کہ روس کو یہاں کاؤنٹر اٹیک کرنے کی اتنی جلدی بھی نہیں ہے، کیونکہ یوکرین اپنے بہترین ریسورسز یہاں ڈپلوائے کر کے ڈمپ کر کے خود ہی باقی پوری فرنٹ لائن کو کمزور کر چکا ہے۔ اس فرنٹ لائن پر سب سے زیادہ لڑائی اس جگہ سومے کے گرد ہو رہی ہے۔ اس کے قریب سپلائی لائنز ہیں، اس کے روٹس ہیں، بہت سے روڈز کے جنکشنز ہیں اور روس ان پر اٹیک کرتا رہتا ہے، جبکہ یوکرینین فورسز اس اٹیک کو روکتی ہیں اور کاؤنٹر اٹیکس کرتی رہتی ہیں، لیکن زمین وہ واپس نہیں لے پاتی۔ پچھلے 1 سال میں روس نے ہی تھوڑی بہت پیش قدمی کی ہے، ایڈوانس کیا ہے اور یوکرینین ٹیریٹریز پر قبضے کیے ہیں، آگے بڑھا ہے، چند 100 میٹرز بھی اور کئی جگہوں پر کلومیٹرز بھی۔ آپ یہاں پوچھ سکتے ہیں کہ جو امریکہ نے پالیسی شفٹ کی ہے جس میں یوکرین اب لانگ رینج میزائلز روس کے اندر استعمال کر رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب ساتھیوں یوں ہے کہ امریکی لانگ رینج اٹاکمس میزائل سسٹم سے یوکرین روس کے اندر 300 سے 320 کلومیٹر تک ٹارگٹس ہٹ کر سکتا ہے۔ ان 320 کلومیٹرز میں روس کے جو اہم ترین ٹارگٹس آتے ہیں ان میں سب سے پہلے تو کریمیا کو روس سے ملانے والا پل ہے۔ اگر یہ پل مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے تو روس کا اپنی ایک اہم ترین ملٹری بیس سے یعنی کریمیا سے زمینی رابطہ کٹ جائے گا۔ اس کے فورسز کریمیا میں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ اس ایریا میں اگر اس میزائل کی رینج دیکھیں تو روس کے ملٹری ایئر بیسز ہیں اور ایمونیشن ڈیپوز ہیں جنہیں اٹیک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ رشیا کے لیے اب یہ کوئی سرپرائز تو نہیں رہا کہ یوکرین کو 300 سے 500 کلومیٹر دور کرنے والے میزائل سسٹمز بھی مل گئے ہیں اور انہیں استعمال کرنے کی اجازت بھی مل گئی ہے۔ روس نے کیا کیا ہے کہ اس نے پہلے ہی اپنے تمام اہم ترین ایئر کرافٹس کو اور بڑے ڈیپوز کو اس سارے ایریا سے دور کر لیا ہے، پرے شفٹ کر لیا ہے۔ ابھی جس جگہ یوکرین نے حملہ کیا ہے لانگ رینج اٹاکمس میزائل سسٹم سے، یہ جگہ اور یہ ٹارگٹ روس کا اہم ترین اور بہت بڑا ویپن گودام نہیں تھا۔ پھر آپ کو یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہتھیاروں کی آن پیپر ویلیو اور ہوتی ہے اور آپریشنل کیپیبلٹی کچھ اور ہوتی ہے، یہ اکثر کم سطح پر ہوتی ہے، جتنی آن پیپر ہوتی ہے اس سے پیچھے ہوتی ہے۔ اسی لیے یوکرین کو بھی یہ لانگ رینج میزائل سسٹمز جو ہیں ان کو بچانا بھی ہوگا اور بچانے کے لیے اپنے بارڈر سے کافی دور رکھنا ہوگا اور وہاں سے فائر کرنا ہوگا، کم از کم 1 سے 150 کلومیٹر اندر اس کو رکھنا پڑے گا۔ آپ سمجھیں کہ روس کے اندر جو بھی ممکنہ ٹارگٹس یوکرین نے لانگ رینج میزائل سے ہٹ کرنا ہے وہ دراصل 3 سے 350 کلومیٹر نہیں ہوں گے بلکہ 2 سے 250 کلومیٹر کی رینج میں ہی ہوں گے امریکن سسٹم کے مطابق۔ ہاں، اگر فرانس اپنے 500 کلومیٹر رینج والے اسکیلپ میزائل سسٹم بڑی تعداد میں دے دیتا ہے، جو کہ وہ کچھ کسی حد تک دے بھی رہا ہے، تو یوکرین ان کو بھی 350 سے 400 کلومیٹر تک روس کے اندر ہی ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ مگر یہاں ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان لانگ رینج میزائلز سے بھی بیٹل فیلڈ ایکویشن تو تبدیل نہیں ہوتی، جنگ میں کوئی پیراڈائم شفٹ نہیں آ رہا۔ یوکرین 50، 100، 200 میزائلز ہٹ کر کے بھی روس کے جوابی حملے کی کیپیبلٹی کو تو کسی طرح متاثر نہیں کر سکتا۔ روس اپنے بے پناہ بڑھے ہوئے جغرافیے، آبادی اور وسائل کی وجہ سے بہت آسانی سے یہ تمام وار سہ بھی لے گا اور اس کے پاس جواز بھی آ جائے گا کہ وہ یورپ کو لانگ رینج میزائلز دینے کا سخت جواب دے سکے۔ کیسے جواب دے گا وہ؟ ایک تو اس نے دے دیا کہ اس نے نیوکلیئر ڈاکٹرائن تبدیل کر دی، لیکن وہ اس سے آگے بھی جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جیسے یورپ اور امریکہ نے اس کے دشمن کو لانگ رینج میزائل سسٹم دیا ہے، روس بھی یہی حرکت امریکہ اور یورپین دشمنوں کی مدد کر کے کر سکتا ہے۔ وہ شمالی کوریا کو، ایران، شام، وینزویلا اور کیوبا سمیت کئی ممالک کو میزائل ڈیفنس سسٹم یا اس جیسی ٹیکنالوجی دے کر یا وہاں اپنے ایسٹس وہاں ڈپلوائے کر کے حساب برابر کر سکتا ہے۔
दूसरा काम वो ये कर सकता है कि अब तक उसने यूक्रेन के वेस्टर्न रीजन पर बड़ा एक सस्टेन्ड अटैक नहीं किया, इक्का दुक्का मिसाइल्स ही फायर किए हैं, लेकिन कोई बड़ा बेराज अटैक नहीं किया। सो रूस अब इस हिस्से पर भी पोलैंड के बॉर्डर के करीब अटैक्स कर सकता है, क्योंकि रूस के पास जो लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है उसकी सलाहियत और ताकत यूक्रेन के पास मौजूद अमेरिकन और फ्रेंच सिस्टम से बहुत बेहतर है। इसे चलाने वाले ज़्यादा तजर्बाकार हाथ रूस के पास हैं और रशियन मिसाइल्स नंबर में भी बेपनाह हैं। ये वो दोनों एक्शंस हैं जो रशिया ले सकता है। सो हम कह सकते हैं कि जो बाइडन ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, एक ऐसी हरकत की है जिससे जंग खत्म होने के बजाय और भड़केगी और इस तरह भड़क उठेगी कि जिसका फ़ायदा यूक्रेन को तो हरगिज़ नहीं होगा, बारगेन के तौर पर भी नहीं होगा, क्योंकि रशियन विक्ट्री मोमेंटम इतना ज़्यादा है कि चंद लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इसे किसी कॉम्प्रोमाइज़ पर मजबूर नहीं कर सकते। दरअसल जो बाइडन ने नए सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए मिसाइल पैदा किए हैं, उनके आगे गड्ढे खोदने की कोशिश की है, ऐसा लग रहा है। इसके साथ ही वेस्टर्न एलाइज ने एक और प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया है। वो ये कि शुमाली कोरिया की फोर्सेस रशिया के करचुक रीजन में रशियन आर्मी के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ रही हैं। अगरचे इसके सबूत तो सामने नहीं आए, लेकिन साउथ कोरिया और यूक्रेनियन मिलिट्री का कहना है कि ऐसा हो रहा है, और अमेरिका भी अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स से इसकी तस्दीक कर रहा है। इसके जवाब में रूस ने इसे एक और फेक न्यूज़ करार दिया है और कहा है कि हमारी शुमाली कोरिया से स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। बस इतनी बात की है और तफसील इससे ज़्यादा उन्होंने नहीं बताई। इससे पता चलता है कि रूस ने शुमाली कोरिया की फोर्सेस की मौजूदगी से साफ इनकार भी नहीं किया। ऐसा लगता है कि शुमाली कोरिया की फोर्सेस रूस में मौजूद तो हैं, लेकिन किसी ऐसे मिशन की तैयारी में हैं जो भी लॉन्च नहीं किया गया, या फिर अभी बैटल लाइन से कुछ दूर हैं और कुछ प्लानिंग वगैरह कर रही हैं। गालबन करसुक रीजन का ऑक्युपाइड पार्ट जो है उसे वापस लेने की तैयारी में शुमाली कोरिया की फोर्सेस को रूस इस्तेमाल करना चाहता है किसी बड़े काउंटर अटैक के लिए। शुमाली कोरिया की नॉर्थ कोरिया की 10 से 12 हज़ार फोर्सेस का यहाँ मौजूद होना कोई इतना बड़ा फ़र्क तो नहीं डालता, लेकिन ये दोनों ममालिक रशिया और नॉर्थ कोरिया को एक बहुत बड़ा फ़ायदा ज़रूर देता है। रशिया का इस तरह के इसे बैटल फील्ड में मैन पावर मिलती है और उसकी अपनी आवाम में ज़रा जंग का असर कम होता है, और शुमाली कोरिया का इस तरह के उन्हें दहाइयों बाद पहली मर्तबा एक असली जंग का तजुर्बा मिल रहा है जो कि उनकी फोर्सेस के पास पहले नहीं था। यही वजह है कि उनका पहला दुश्मन जनूबी कोरिया बहुत परेशान है। साउथ कोरिया वो बार बार रूसी एम्बेसडर को बुलाकर सियोल में कह रहा है कि शुमाली कोरिया की फोर्सेस को वापस भेजा जाए, क्योंकि इससे उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो ये है साथियों उस बैटल फील्ड की सिचुएशन जहां वो जंग जारी है जो किसी भी ज़रा सी गलती से थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल सकती है। आइंस्टाइन ने कहा था कि मुझे नहीं मालूम थर्ड वर्ल्ड वॉर कैसे लड़ी जाएगी, लेकिन मुझे ये इल्म है कि फोर्थ वर्ल्ड वॉर में लोग डंडों और पत्थरों से लड़ने पर मजबूर होंगे। जाहिर है उनका इशारा हज़ारों न्यूक्लियर हथियारों की तरफ था जो दुनिया की सारी तरक्की को रिवर्स करके इंसानियत को पत्थर के दौर में ले जाने की सलाहियत रखते हैं। मैदान जंग की कहानियाँ और प्रोपेगेंडा सिर्फ उन लोगों को अच्छा लगता है जो जंग से बाहर दूर बैठे होते हैं। जंग लड़ने वाले हर लम्हा जंग ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं और दोबारा कभी जंग की आरजू नहीं करते। जंगें सही या गलत का फैसला भी नहीं करती, सिर्फ ये फैसला करती हैं कि बाकी कौन बचेगा। तारीख की एक शानदार किताब द आर्ट ऑफ वॉर जो चाइनीज़ जनरल सांजू ने तकरीबन 2500 साल पहले लिखी थी, उसे आपको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। कहते हैं आज भी कोई जंग ऐसी नहीं जो इस किताब की स्ट्रेटजीज से आगे बढ़ सकी हो। इस किताब पर आप हमारी ये डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देख सकते हैं। यहाँ देखिए रोमन एम्पायर के अरूज व ज़वाल की कहानी क्या थी, और इस क्लिक पर जानिए ये एनार्किस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है।